हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर के, जो कि महत्वपूर्ण हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कहलाता है। ऑप्शन ए है समग्र मांग, ऑप्शन बी है समग्र पूर्ति, ऑप्शन सी है समग्र उपभोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समग्र उपभोग। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट की बात चल रही है, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं के उपभोग की बात चल रही है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड प्रश्न है, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है वस्तुओं के उपभोग पर, ऑप्शन बी वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन सी वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पर, ऑप्शन डी वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर, क्योंकि जो वस्तुओं का अंतिम उपयोग है वही ये डिसाइड कर सकता है कि मध्यवर्ती वस्तु में वो विभाजित है या अंतिम वस्तु में। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। थर्ड प्रश्न है, अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं के द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादकों द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो अंतिम वस्तुएं हैं, फाइनल गुड्स जो हैं, इनका उपयोग जो है वो हाउस होल्डर्स के द्वारा भी होता है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा भी होता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी होता है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, कैसे करती हैं? प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तुएं, ऑप्शन सी पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उपभोक्ता वस्तुएं, यानी कि कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी इनको कहते हैं। ये जो है मानव को प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं? संतुष्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी ने ब्रेड खरीदा, उस ब्रेड को उसने कंज्यूम कर लिया, तो वो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई है, प्रत्यक्ष रूप से उसने उसका कंजम्पशन किया है। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं? तो देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, जिनमें मूल्यह्रास की हानि होती है। ऑप्शन डी दोनों, ए तथा सी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं जो हैं, कैपिटल गुड्स जो हैं, उनमें क्या होता है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें कई वर्षों तक इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये वस्तुएं अधिक महंगी होती हैं, इसीलिए इनका धीरे धीरे क्षरण होता जाता है, इनमें मूल्यह्रास की हानि हो जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यानी कि मान लीजिए एक मशीन है, वो अभी 5,000 रुपये की है, 5,000 रुपये की है, और आज से देखा जाए 2 साल बाद इसकी जो कीमत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षरण हो गया है, यानी कि इसमें मूल्य ह्रास हो गया है, हानि हो गई है, इसीलिए।
चलिए आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, परिवारों द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किया गया फूड प्रोसेसर किसका उदाहरण है? पूंजीगत वस्तुओं का, ऑप्शन बी मध्यवर्ती वस्तुओं का, ऑप्शन सी उपभोग वस्तुओं का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उपभोग वस्तुओं का। चलिए 7वां क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में गन्ना है। अब जो चीनी का उत्पादन है उसमें गन्ना कैसी चीज़ है? तो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीनी के उत्पादन में गन्ना एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि गन्ने से ही चीनी बनती है, डायरेक्ट चीनी नहीं बन सकती। 8वां प्रश्न है, यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी? देख लेते हैं। ऑप्शन ए वह एक पूंजीगत वस्तु होगी, ऑप्शन बी मध्यवर्ती वस्तु, ऑप्शन सी एक अंतिम वस्तु, ऑप्शन डी दोनों ए तथा सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी? वह एक पूंजीगत वस्तु है, साथ ही साथ वह एक अंतिम वस्तु भी है, क्योंकि ये जो कार है वो टैक्सी चालक द्वारा खरीदी गई है और ये वही उपयोग कर रहा है इसे। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं। ऑप्शन ए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का, ऑप्शन बी अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का, ऑप्शन सी एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं का, ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुओं का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण है किसका? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का। और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनका कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? ए रेडियो, बी कपड़े, सी दूध, डी पेट्रोल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप इसको कमेंट करके दिखाएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। जो पूंजी का स्टॉक है उसमें वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पूंजीगत हानि, ऑप्शन बी है पूंजीगत लाभ, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि पूंजी निर्माण कहलाती है, या पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ही पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, आप ये कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, शुद्ध निवेश बराबर है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है सकल निवेश धन मूल्यह्रास, ऑप्शन बी सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन सी सकल निवेश इंटू मूल्यह्रास, ऑप्शन डी सकल निवेश भागित डिवाइडेंड मूल्यह्रास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, क्योंकि जो शुद्ध निवेश है यानी नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वां प्रश्न है, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन ए है उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी लाभ में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी जो है लागत में वृद्धि होती है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ए। क्यों होगा? क्योंकि शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण होता है। क्या होता है? जो उत्पादन क्षमता होती है, जो
प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वह बढ़ती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य टूट फूट, ऑप्शन बी बाढ़ के कारण हानि, ऑप्शन सी बाजार में आई गिरावट के कारण हानि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 14 का जो आंसर होगा वो होगा सामान्य टूट फूट, क्योंकि मूल्यह्रास किसके कारण होता है? मूल्यह्रास होता है सामान्य टूट फूट, अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो होता है मूल्यह्रास होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम घिसावट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन का कौन सा कारण है, बताइए। तो ऑप्शन ए है मांग में परिवर्तन, ऑप्शन बी है प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन सी है तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि अप्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन का यहाँ बोला जा रहा है जो कि अकस्मात होती हैं, तो इसमें जो है वो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। यदि यहाँ पर प्रत्याशित अप्रचलन का पूछा जाता तो हम कहते हैं तकनीक में परिवर्तन। और 16वां क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं, निम्न में से प्रत्याशित अपचलन का कारण कौन सा है? तो निम्न में से प्रत्याशित अपचलन का कारण कौन सा है, बताइए। तो प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन बी मांग में परिवर्तन, ऑप्शन सी तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन डी बी तथा सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है देखिए, यहाँ पर होगा डी बी तथा सी, क्योंकि जो प्रत्याशित अपचलन है वो मांग में परिवर्तन के कारण भी होता है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया तकनीक में परिवर्तन के कारण भी ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है माल सूची स्टॉक के लिए, ऑप्शन बी विज्ञापन के लिए, ऑप्शन सी पुनः स्थापन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पुनः स्थापन के लिए। जो मूल्यह्रास आरक्षित कोष है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो पुनः स्थापन के लिए, पुनः स्थापन निवेश के लिए मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं। 18वां प्रश्न है, स्टॉक चर है, जो स्टॉक चर होते हैं उसको लिए बताना है, उसके परिप्रेक्ष्य में आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है समय काल होता है, ऑप्शन बी है अगत्यात्मक चर है, ऑप्शन सी है दोनों ए तथा बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी। क्यों होगा? देखिए, क्योंकि जो स्टॉक है, स्टॉक जो है किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा ही स्टॉक कहलाती है। ठीक है, तो जो स्टॉक चर होता है उसमें क्या होता है? समयकाल भी होता है, और ये आगत्यात्मक चर है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दोनों ए तथा बी। चलिए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा कहलाती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, प्रति इकाई समय अवधि। दोस्तों यहाँ पर समय अवधि की बात की जा रही है, तो हम ये आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रवाह चर की बात की जा रही है। प्रवाह चर जो होता है वो एक निश्चित समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा कहलाती है, और हमने स्टॉक में देखा था कि एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा स्टॉक चर कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रवाह चर जो है समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा है। 20वां प्रश्न है, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? दोस्तों ये बताना है, परिवार की जो आय है किस चर का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टॉक का, ऑप्शन बी है प्रवाह का, ऑप्शन सी है स्टॉक तथा प्रवाह दोनों का, ऑप्शन डी है
ना ही स्टॉक का और ना ही प्रवाह का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रवाह का, क्योंकि जो परिवार की जो आय है, परिवार की जो इनकम है वो कैसी है, वो फ्लो में होती है, यानी कि आती जाती रहती है, जिसका जो है समय काल नहीं होता है। इसीलिए हम इसको प्रवाह अवधारणा के रूप में मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों यदि आपको जो प्रश्न आता है तो उसका कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलिए, एक सब्सक्राइब तो इस पर बनता है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो अवश्य करें। चलिए 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? ऑप्शन ए है पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी है दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है मुद्रा का व्यय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी जो है ये एक स्टॉक चर है, इसको हम माप सकते हैं, स्टॉक चर है, ये निश्चित है, यानी कि दिल्ली से मनाली की दूरी निश्चित है। मान लीजिए ये 200 किलोमीटर की दूरी है, तो ये निश्चित है कि 200 किलोमीटर की ही दूरी है, तो दिल्ली तथा मनाली के बीच की जो दूरी है वो एक स्टॉक चर है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? यहाँ दोस्तों बात की जा रही है प्रवाह चर नहीं है, प्रवाह चर नहीं है। तो देखते हैं, ए आय, बी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी है एक देश में मुद्रा की पूर्ति, ऑप्शन डी है छत की टंकी से पानी का रिसाव। प्रवाह चर नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति प्रवाह चर नहीं है, क्योंकि ये जो है एक स्टॉक चर है। 23वां प्रश्न है, दिल्ली तथा आगरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? ऑप्शन देख लेते हैं, केवल स्टॉक चरों को, बी केवल प्रवाह चरों को, ऑप्शन सी स्टॉक तथा प्रवाह दोनों चरों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों चरों को। क्यों होगा चलिए देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। दिल्ली तथा आगरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, ये तो हो गया दोस्तों क्या हमारा स्टॉक चर का उदाहरण हो गया। प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती, अब ये चल रही है, प्रति घंटा रफ्तार के हिसाब से ये कार चल रही है, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये स्टॉक तथा प्रवाह दोनों चरों का ये उदाहरण है। चलिए 24वां प्रश्न है, परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान की जाने पर क्या होता है? परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान किए जाने पर होता है, क्या होता है? वास्तविक प्रवाह होता है, बी है मौद्रिक प्रवाह, सी है सेवाओं का प्रवाह, ऑप्शन डी है दोनों, ए तथा सी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो होगा ए, वास्तविक प्रवाह, क्योंकि जो हाउस होल्डर्स होते हैं वो जो है फर्म क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या, कारक सेवाएं, ठीक है। और फर्म क्षेत्र है वो करता है परिवार क्षेत्रों को वस्तुओं का भुगतान। तो ये वास्तविक प्रवाह कहलाता है, जहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मुद्रा की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये वास्तविक प्रवाह कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, आय के चक्रीय प्रवाह का कारण है क्या है? तो ऑप्शन ए सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन बी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन सी उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता, ऑप्शन डी मुद्रा का आविष्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता। ये आय के चक्रीय प्रवाह का उदाहरण है, आय का चक्रीय प्रवाह का ये उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने TRJN के अकॉर्डिंग 25 प्रश्नों को डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक और बार अवश्य देखें,
ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं में से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और टी.आर. जैन की बुक जो है मैं सभी को प्रेफर करता हूँ कि इसमें से जो आने वाले MCQs होते हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इस पर एक लाइक अवश्य बनता है। एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।